पिछले एक साल में कितने ऐसे काम हैं जो तुमने कल से करूंगा कहकर टाल दिए और वो कल आज तक नहीं आया। एक जिम मेंबरशिप जो तुमने ली लेकिन इस्तेमाल नहीं की। एक स्किल जो तुम सीखना चाहते थे, यूट्यूब वीडियो सेव कर ली, देखी कभी नहीं। एक किताब जो तुम लिखना चाहते थे, एक बिजनेस जो तुम शुरू करना चाहते थे, एक इंसान से माफी जो तुम मांगना चाहते थे। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी कम से कम एक चीज आई तो रुको, ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो सुनने में इतनी छोटी लगेगी कि तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये इतना बड़ा फर्क कैसे डाल सकती है। और सबसे खतरनाक बात, जिस चीज से तुम आज तक भाग रहे थे वो तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, वो हमेशा से तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार थी। बस तुमने उसे कभी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। एक लड़का था जिसकी लाइफ में इतना टैलेंट था, इतनी पोटेंशियल थी, लेकिन वो हर बार आखिरी मोमेंट पर खुद को धोखा दे बैठता था। जिसका बॉस उसे नौकरी से निकालने की सोच रहा था, जिसकी गर्लफ्रेंड उससे थक चुकी थी। और फिर एक रात, ठीक रात के 2 बजे एक मामूली सा नोटिफिकेशन उसकी स्क्रीन पे आ गया और उसी एक पल ने वो सब कुछ बदल दिया जो सालों की कोशिशों में नहीं बदला था। ना कोई ज्ञान भरा लेक्चर, ना कोई बोरिंग बुक समरी, सिर्फ एक रियल जर्नी। और मैं गारंटी देती हूँ आखिर तक पहुँचते पहुँचते तुम अपनी खुद की जिंदगी में एक नई डेडलाइन लिखने के लिए बेताब हो जाओगे। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहता था कार्तिक, उम्र 28 साल। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर कॉपीराइटर। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात के 9 बजे घर, यही उसका रोज का रूटीन था। लेकिन कार्तिक की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कभी कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता था। चाहे ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, जिम जाना हो या फिर गर्लफ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना हो, सब कुछ लास्ट मिनट पे होता और ज्यादातर तो होता ही नहीं था। उसका बॉस हर हफ्ते उसे कैबिन में बुलाता और कहता, कार्तिक तुम टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। ऐसे चलता रहा तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। और कार्तिक हर बार वही जवाब देता, सर अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगली बार फिर वही ड्रामा दोहराता। एक रात कार्तिक अपने कमरे में बैठा, लैपटॉप पर वो प्रेजेंटेशन खोली थी जो अगले दिन सुबह 10 बजे सबमिट करनी थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड भी तैयार नहीं था। कार्तिक ने कॉफी का 5वां कप उठाया और खुद से बुदबुदाया, यार ये कैसी जिंदगी है, हर बार यही ड्रामा, कब तक। उसने फोन उठाया, शायद स्क्रॉल करने के लिए, जो कि उसकी पुरानी आदत थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक नोटिफिकेशन पर पड़ी। उसके दोस्त आदित्य ने एक लिंक शेयर किया था, साथ में मैसेज, भाई ये बुक तेरे जैसे लोगों के लिए ही लिखी गई है। कार्तिक ने उस रात प्रेजेंटेशन तो किसी तरह पूरी कर दी, आधा सोया हुआ, बिना क्वालिटी चेक किए, बस काम खत्म करने के लिए। लेकिन अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने वो किताब ऑर्डर कर दी। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद आदित्य का मैसेज दिमाग में घूम रहा था। 2 दिन बाद किताब आ गई। कार्तिक ने उसे उठाया, पहला चैप्टर खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। उस किताब ने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया। लिखा था, डेडलाइन सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जो हमारे दिमाग को फोकस करने पर मजबूर करती है। जब हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता है, हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है, प्रायोरिटाइज करना बंद कर देता है और सोचता है बाद में कर लेंगे। लेकिन जब एक साफ डेडलाइन सामने होती है, अचानक दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, फोकस करने लगता है, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करने लगता है। एक उदाहरण था जिसने कार्तिक को हिला दिया। एक मशहूर मैगजीन के एडिटर्स पे एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि जब डेडलाइन नजदीक आती है, एडिटर्स की प्रोडक्टिविटी नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। लेकिन दिलचस्प बात ये थी, ये असर तभी होता था जब डेडलाइन सीरियस होती थी। अगर डेडलाइन फ्लेक्सिबल थी, लोग उसे भी नजरअंदाज कर देते थे। कार्तिक ने किताब बंद की, खिड़की से बाहर देखा और सोचा, क्या यही मेरी प्रॉब्लम है? मैं डेडलाइन को कभी सीरियसली लेता ही नहीं। उसे याद आया कि जब भी बॉस ने कोई डेडलाइन दी, वो मन ही मन सोचता, ये तो बाद में भी हो जाएगा, या थोड़ा लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि यही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी।
अगले दिन ऑफिस में कार्तिक की डेस्क पर एक नया प्रोजेक्ट आया। एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के लिए पूरा कैंपेन बनाना था। डेडलाइन थी 2 हफ्ते। पहले का कार्तिक होता तो सोचता 2 हफ्ते बहुत है, अभी चिल करते हैं। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसे किताब में पढ़ी एक टेक्निक याद आई, इंटरमीडिएट डेडलाइंस। इस टेक्निक में बड़ी डेडलाइन को छोटी छोटी डेडलाइंस में तोड़ा जाता है। अगर फाइनल डेडलाइन 2 हफ्ते बाद है तो हर 3-4 दिन में एक छोटी डेडलाइन बना ली जाती है। कार्तिक ने नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। डे 1 से 3 तक रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस पूरा करना है। डे 4 से 6 में कॉन्सेप्ट और टैगलाइंस डेवलप करने हैं। डे 7 से 9 में विजुअल डायरेक्शन फाइनलाइज करनी है। डे 10 से 12 में फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट करना है। डे 13 और 14 में रिवीजन और फाइनल सबमिशन। उसने हर छोटी डेडलाइन के आगे स्पेसिफिक टाइम भी लिख दिया। जैसे डे 3 को शाम 6 बजे तक रिसर्च खत्म करनी होगी। और फिर उसने सबसे जरूरी काम किया, उसने ये डेडलाइंस अपने कलीग रोहित को बता दी। किताब में ये लिखा था कि डेडलाइंस तब ज्यादा असरदार होती हैं जब कोई और भी उनके बारे में जानता हो। इसे पब्लिक कमिटमेंट कहते हैं। जब तुम सिर्फ खुद को डेडलाइन देते हो उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब किसी और को भी पता हो तो तुम्हारे ऊपर एक सोशल प्रेशर बन जाता है। रोहित ने सुनकर हंसते हुए कहा, तू और डेडलाइन, बड़ा मजाक है यार। कार्तिक ने बस इतना कहा, देख लियो इस बार। और उसने सच में कर दिखाया। डे 3 को शाम 6 बजे उसकी रिसर्च कंप्लीट थी। उसने रोहित को मैसेज किया, भाई रिसर्च डन, नेक्स्ट डेडलाइन 6 डेज। रोहित ने हैरान होकर रिप्लाई किया, क्या बात है, ये तो नया कार्तिक है। और कार्तिक को एहसास हुआ कि उसे कितना अच्छा महसूस हो रहा था। पहली बार उसने कोई काम डेडलाइन से पहले खत्म कर दिया था। वो संतुष्टि बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, पब्लिक कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम हर छोटी छोटी चीज चिल्ला चिल्ला कर सबको बताओ। मतलब ये है कि तुम अपने करीब लोगों को, जिन पर भरोसा करते हो, अपने गोल्स के बारे में बताओ ताकि एक हल्का सा सोशल प्रेशर तुम्हारे साथ रहे। कार्तिक ने इसे आगे भी इस्तेमाल किया। उसने अपने पूरे टीम ग्रुप में एक चैनल बना दिया जहां वो हर छोटी डेडलाइन पोस्ट करता था। पहले तो लोगों को अजीब लगा, कुछ ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब उन्होंने देखा कि कार्तिक वाकई हर डेडलाइन मीट कर रहा है, वो चैनल टीम का सबसे एक्टिव चैनल बन गया। बाकी लोग भी अपनी डेडलाइंस पोस्ट करने लगे। बिना जाने कार्तिक ने अपनी पूरी टीम की कल्चर बदल दी थी। कुछ दिनों बाद कार्तिक किताब में एक और दिलचस्प चैप्टर पढ़ रहा था। इस बार बात थी दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक की, जहां ट्रेनीज को हमेशा एक क्लियर और इमीडिएट डेडलाइन दी जाती थी, जैसे अगले 10 मिनट में इस ऑब्स्टेकल कोर्स को पार करो या अगले 2 घंटे में इस खाई को क्रॉल करके पार करो। ये डेडलाइंस इतने टाइट होती थी कि सोचने का टाइम ही नहीं बचता, बस एक्शन लेना पड़ता। इसे कहा गया फोर्सिंग फंक्शन, वो चीज जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, जहां तुम्हारे पास कोई और चांस ही ना बचे। कार्तिक ने यह कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लागू करने की सोची। उस वीकेंड उसे पुणे में अपने कजन की शादी में जाना था। शाम 4 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन घर की सफाई भी करनी थी जो पिछले 2 हफ्तों से टाल रहा था। पहले वो सोचता अगले वीकेंड पे कर लूंगा, लेकिन इस बार उसने खुद को एक फोर्सिंग फंक्शन दे दी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड नैना को कॉल किया, सुन मैं आज शाम पुणे निकल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले घर पूरा साफ करके जाऊंगा और तू 3 बजे आना इंस्पेक्ट करने। नैना हंसी, अच्छा ये नया प्लान है? हाँ, और अगर घर साफ ना मिले तो जो सजा दे मंजूर। अब कार्तिक के पास एक फोर्सिंग फंक्शन थी। नैना 3 बजे आने वाली थी, ट्रेन 4 बजे थी, बस कुछ घंटे बाकी थे। सुबह 9 बजे से ही उसने काम शुरू कर दिया। पूरा घर साफ किया, कपड़े धोए, टहाए, किचन चमकाई, बाथरूम स्क्रब किया, यहाँ तक कि बालकनी के पौधों को भी पानी दिया। 3 बजे जब नैना घर आई और वो हैरान रह गई, ये तो तेरा घर ही नहीं लग रहा, किसी को हायर किया था क्या? कार्तिक ने गर्व से कहा, नहीं, ये डेडलाइन का कमाल है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कार्तिक के लिए एक बड़ा सबक बन गया। उसे समझ आया कि जब भी कोई काम जब मन करेगा तब कर लूंगा वाली कैटेगरी में जाता है, वो कभी होता ही नहीं। लेकिन जैसे ही उस काम के साथ एक रियल कॉन्सिक्वेंस अटैच हो जाए, कोई देखने वाला हो, कोई पूछने वाला हो, कोई टाइम लॉक हो, दिमाग खुद ब खुद उस काम को गंभीरता से लेने लगता है। उसने इसे अपनी लाइफ के और हिस्से में भी ट्राई करना शुरू किया।
जिम जाने के लिए उसने एक दोस्त के साथ हर सुबह 6 बजे मिलने का प्लान बना लिया, ताकि खुद ना भी उठे तो भी दोस्त को मना नहीं करना पड़े। किताबें पढ़ने के लिए उसने एक छोटे से बुक क्लब को ज्वाइन कर लिया, जहां हर हफ्ते डिस्कशन होता और उसे बताना पड़ता कि वो कहां तक पहुंचा। हर जगह वही पैटर्न था, जैसे ही किसी और की मौजूदगी या उम्मीद जुड़ती, टाल मटोल अपने आप ही कम हो जाता। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में कार्तिक को एक झटका लगा। बॉस ने उसे कैबिन में बुलाया। कार्तिक, तुम्हारी लास्ट प्रेजेंटेशन देखी, टाइम पे आई, ये अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी बहुत एवरेज थी, ऐसे नहीं चलेगा। कार्तिक चुप रहा। वो इतना फोकस्ड था डेडलाइन मीट करने पे कि क्वालिटी को ही भूल गया था। उस रात वो फिर से किताब पढ़ रहा था और उसे एक और जरूरी सबक मिला। डेडलाइन तभी असरदार होती है जब वो रियलिस्टिक हो। अगर डेडलाइन इतनी टाइट हो कि क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो डेडलाइन बेकार है। असरदार डेडलाइन वो होती है जो तुम्हें पुश करे लेकिन तोड़े नहीं। इसके लिए किताब में एक कॉन्सेप्ट था, बफर टाइम। बफर टाइम वो एक्स्ट्रा टाइम है जो तुम अपनी डेडलाइन में जोड़ते हो अनएक्सपेक्टेड चुनौतियों के लिए। अगर लगता है कोई काम 3 दिन में हो जाएगा तो डेडलाइन 4 दिन रखो। ये एक्स्ट्रा दिन रिवीजन के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए और अनदेखी दिक्कतों के लिए रूम देता है। कार्तिक को एहसास हुआ कि वो डेडलाइन मीट करने में इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि बफर टाइम का कॉन्सेप्ट ही भूल गया था। अगली बार जब नया प्रोजेक्ट मिला, उसने अपनी इंटरमीडिएट डेडलाइंस में बफर टाइम जोड़ दिया। इस बार नतीजा अलग था। जब उसने प्रेजेंटेशन सबमिट की तो बॉस ने कहा, कार्तिक, ये काम अच्छा था, टाइम पे भी, क्वालिटी भी सॉलिड, वेल डन। कार्तिक को अब समझ आ रहा था कि डेडलाइन का मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी काम खत्म करना नहीं है। डेडलाइन का मतलब है स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना, ताकि टाइम और क्वालिटी दोनों बने रहें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसीलिए इसे थोड़ा और खोलती हूँ। बहुत सारे लोग जब प्रोडक्टिविटी की बात सुनते हैं तो वो सोचते हैं इसका मतलब है हर काम को जल्दी जल्दी निपटाना, स्पीड बढ़ाना, जितना हो सके उतना जल्दी फिनिश करना। लेकिन असली प्रोडक्टिविटी स्पीड की बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर की बात है। जब तुम्हारे पास एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है, छोटी डेडलाइंस, बफर टाइम, प्रायोरिटी, तब तुम फास्ट भी होते हो और अच्छा भी करते हो, दोनों एक साथ। कार्तिक ने जब ये बैलेंस समझ लिया, उसका पूरा काम करने का तरीका ही बदल गया। वो अब हर प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही सोचता, इसकी इंटरमीडिएट डेडलाइंस क्या होगी, कहाँ बफर चाहिए और कहाँ पब्लिक कमिटमेंट करनी है। ये तीनों चीजें उसका नया वर्क फ्रेमवर्क बन गई थी। किताब पढ़ते पढ़ते कार्तिक एक और फैसिनेटिंग चैप्टर पे पहुंचा, दुनिया की एक बड़ी बैंक की एक प्रैक्टिस के बारे में। जब भी कोई बड़ी डील होती, जैसे किसी कंपनी का मर्जर, टीम के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है सारा काम पूरा करने के लिए। लॉयर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट, सबको मिलाकर हजारों पेजों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, जो नॉर्मली महीनों में बनते हैं, लेकिन डेडलाइन की वजह से हफ्तों में बन जाते हैं। इसके पीछे एक टेक्निक थी, वर्किंग बैकवर्ड्स। इसमें तुम फाइनल डेडलाइन से शुरू करते हो और पीछे की तरफ प्लान करते हो। अगर फाइनल डेडलाइन 15 दिन बाद है तो सोचते हो दिन 14 को क्या रेडी होना चाहिए, और ऐसे करते करते लास्ट डे तक पहुंच जाते हो। ये टेक्निक क्लैरिटी देती है, एग्जैक्टली पता होता है हर दिन क्या करना है। कार्तिक ने ये टेक्निक अपनी लाइफ में लगाई। उसका एक बड़ा सपना था, एक नोवेल लिखना। कॉलेज के टाइम से चला आ रहा सपना, लेकिन पिछले 6 सालों में उसने एक पन्ना भी नहीं लिखा था। उसने डिसाइड किया कि 6 महीने में अपना फर्स्ट ड्राफ्ट पूरा करेगा। वर्किंग बैकवर्ड्स लगाई, 6 महीने यानी करीब 180 दिन। अगर नोवेल में 60,000 शब्द हों तो रोज करीब 337 शब्द लिखने होंगे, बस एक छोटा पैराग्राफ। उसने कैलेंडर पर मार्क किया और 6 मंथ फाइनल ड्राफ्ट रेडी, 5th मंथ रिवीजन और एडिटिंग, 4th मंथ लास्ट 3 चैप्टर्स पूरे और 3rd मंथ बीच का पूरा हिस्सा और 2nd मंथ 3 चैप्टर पूरे और 1st मंथ आउटलाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट। और फिर हर महीने को हफ्तों में और हर हफ्ते को दिनों में तोड़ दिया। अब उसके पास एक साफ रोड मैप था। उसने लैपटॉप पर एक नया डॉक्यूमेंट खोला और पहला वाक्य लिखा। विक्रांत ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? सिर्फ 18 शब्द, लेकिन ये 18 शब्द उसके 6 साल के टाल मटोल को तोड़ रहे थे। कुछ हफ्ते बाद कार्तिक एक और चैप्टर पर पहुंचा जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया।
इस बार बात थी एक बड़े एनिमेशन स्टूडियो की जो दुनिया भर में मशहूर फिल्में बनाता था। वहां हर प्रोजेक्ट के लिए क्लियर डेडलाइंस होती हैं, लेकिन सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के लिए नहीं, हर स्टेज के लिए। पहले स्टोरी लॉक होनी चाहिए 1 तारीख तक, फिर स्टोरी बोर्ड रेडी हो 1 तारीख तक, फिर एनिमेशन का पहला पास 1 तारीख तक। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वहां एक कल्चर था जिसे फेल फास्ट कहते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने आइडियाज को टेस्ट करो और अगर काम ना करे तो जल्दी बदल दो। डेडलाइंस इस कल्चर को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जब डेडलाइंस होती हैं तो आइडियाज को क्विकली टेस्ट करना ही पड़ता है। परफेक्शनिज्म में फंसने का मौका ही नहीं मिलता। कार्तिक के लिए ये बहुत रेलेवेंट था। वो अपना नोवेल लिख रहा था, लेकिन कभी कभी एक पैराग्राफ पे घंटों अटका रहता क्योंकि परफेक्ट होना चाहता था। अब उसने अप्रोच बदली। पहला ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूरा होना चाहिए, एडिटिंग बाद में। उसने खुद को एक रूल दिया, रोज 30 मिनट लिखना है और उस 30 मिनट में जो भी लिखो उसे तुरंत बदलना नहीं है, बस लिखते जाना है। ये था फेल फास्ट इन एक्शन। और नतीजा, पहले ही महीने में कार्तिक ने 12,000 शब्द लिख दिए। ये उसने पिछले 6 सालों में जो लिखा था उससे कहीं ज्यादा था। कार्तिक को याद है वो दिन जब उसने अपना पहला ड्राफ्ट दोबारा पढ़ा। बहुत कुछ अजीब था, कुछ वाक्य टूटे फूटे थे, कुछ सीन्स एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं थे। पुराना कार्तिक होता तो इस अस्त व्यस्त ड्राफ्ट को देखकर शर्मिंदा हो जाता, शायद पूरा प्रोजेक्ट ही छोड़ देता। लेकिन नए कार्तिक को समझ आ चुका था कि एक बुरा फर्स्ट ड्राफ्ट कोई फर्स्ट ड्राफ्ट ना होने से 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि तुम एक खाली पन्ने को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक बुरे ड्राफ्ट को हर बार थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हो। यही असली सीक्रेट था। परफेक्शन का इंतजार करना बंद करो, सिर्फ शुरुआत करो, बाकी सब बाद में सुधर जाएगा। इस सोच ने कार्तिक की और भी कई चीजों को बदल दिया। ऑफिस में जब भी उसे कोई नया कैंपेन आइडिया देना होता, वो अब घंटों परफेक्ट पिच तैयार करने में नहीं लगता। वो जल्दी से एक रफ आइडिया बनाकर टीम के सामने रख देता, फीडबैक लेता और उसी हिसाब से सुधारता। इससे उसका काम भी तेज हो गया और बेहतर भी, क्योंकि पहले वो अकेले बैठकर परफेक्शन ढूंढने में हफ्तों गवा देता था। अब वो टीम की मदद से हफ्तों में जो सीखना था वो दिनों में सीख लेता है। अब बात एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जिसे कार्तिक ने खुद अपने दिमाग में एक नाम दिया, प्रेशर कुकर थ्योरी। कुछ लोग प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क है कि प्रेशर को कैसे देखा जाए। जो लोग प्रेशर में अच्छा करते हैं वो प्रेशर को एक चैलेंज की तरह देखते हैं। उनके लिए टाइट डेडलाइन खुद को साबित करने का मौका है। जो लोग प्रेशर को कॉम्प्लेक्स करते हैं वो प्रेशर को एक खतरे की तरह देखते हैं। उनके लिए टाइट डेडलाइन फेल होने का डर है। एथलीट्स पे हुई एक स्टडी ने ये साफ दिखा दिया, जो प्रेशर को चैलेंज मानते हैं उनकी परफॉर्मेंस प्रेशर में सुधरती थी। जो थ्रेट मानते हैं उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती थी। कार्तिक ने ये खुद पर लागू किया। अगली बार जब बॉस ने टाइट डेडलाइन दी तो कार्तिक ने अपनी सोच बदली। पहले सोचता ये डेडलाइन बहुत टाइट है, मुझसे नहीं होगा, अगर फेल हो गया तो। अब सोचने लगा ये डेडलाइन टाइट है, परफेक्ट, इसका मतलब मुझे स्टेप अप करना है, ये मेरे लिए मौका है खुद को साबित करने का। इस छोटी सी सोच की तब्दीली का असर बड़ा था। जब कार्तिक डेडलाइन को चैलेंज की तरह देखता, उसे एंजाइटी नहीं होती थी बल्कि एक्साइटमेंट होती थी। वो एनर्जेटिक महसूस करता और ये एनर्जी उसकी प्रोडक्टिविटी में साफ झलकती। कार्तिक ने इस सोच को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया। उसने 1 हफ्ते तक हर टाइट डेडलाइन से पहले खुद से जोर से बोलना शुरू किया, ये मौका है, थ्रेट नहीं। शुरू में ये बेवकूफी जैसा लगा खुद से बात करना, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि ये छोटा सा रिचुअल उसके शरीर की फिजियोलॉजी तक बदल देता है। दिल की धड़कन तेज होती, लेकिन इस बार वो घबराहट की तेज धड़कन नहीं थी बल्कि एक्साइटमेंट की तेज धड़कन थी। साइकोलॉजिस्ट इसे रीअप्रेजल कहते हैं। तुम्हारी बॉडी में होने वाली फिजिकल सेंसेशन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसे कैसे लेबल करते हो वो बदला जा सकता है। मुझे डर लग रहा है कि जगह मैं एक्साइटेड हूँ कहना सुनने में मामूली लगता है, लेकिन ये दिमाग को पूरी तरह अलग दिशा में मोड़ देता है। धीरे धीरे कार्तिक ने यह भी नोटिस किया कि जो कलीग्स डेडलाइन से डरते थे वो अक्सर काम शुरू करने में ही देरी कर देते थे,
जैसे टालकर वो डर से बच रहे हों, लेकिन असल में वो डर को बढ़ा ही रहे थे, क्योंकि जितना ज्यादा टालोगे उतना कम टाइम बचेगा और उतना प्रेशर बनेगा। ये एक विशियस साइकिल थी। कार्तिक ने खुद इस साइकिल को तोड़ना सीखा। जितनी टाइट डेडलाइन हो उतनी जल्दी शुरुआत करो, ताकि प्रेशर को अपने फायदे में बदल सको, उसके शिकार बनने की बजाय। अब तक कार्तिक ने डेडलाइंस को सिर्फ काम की दुनिया में लागू किया था, लेकिन एक घटना ने उसे एहसास कराया कि डेडलाइन जिंदगी के हर हिस्से में जरूरी है। कार्तिक और नैना के रिश्ते में कुछ दिनों से तनाव चल रहा था। नैना को लगता था कि कार्तिक उसे पर्याप्त टाइम नहीं देता। जब भी प्लान बनाते, कार्तिक काम के बहाने कैंसिल कर देता। एक शाम दोनों के बीच बड़ी बहस हुई। नैना ने कहा, तुम्हारे लिए काम की हर डेडलाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे साथ टाइम बिताने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है ना, इसीलिए मैं हमेशा पीछे रहती हूँ। ये बात कार्तिक को अंदर तक चुभ गई। उसे एहसास हुआ कि वो अपने पर्सनल लाइफ में डेडलाइंस लागू ही नहीं कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि रिश्ते के लिए भी डेडलाइंस बनाएगा। हर हफ्ते कम से कम एक प्रॉपर डेट नाइट और नॉन नेगोशिएबल। हर रोज कम से कम बिना किसी डिस्टरबेंस के बातचीत। हर महीने एक सरप्राइज, चाहे छोटा हो या बड़ा। और सबसे जरूरी, उसने ये सब नैना के साथ शेयर किया। देख, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन अब से मैं तुझे ये एक कमिटमेंट देता हूँ। ये डेडलाइंस हैं जो मैं हर साल में मीट करूंगा, और अगर नहीं किया तो तू मुझे जवाबदेह ठहरा सकती है। नैना पहले तो शक में थी, लेकिन जब उसने देखा कि कार्तिक सच में फॉलो कर रहा है, वो इम्प्रेस हो गई और उनके रिश्ते में भी गर्माहट फिर से लौट आई जो कहीं खो गई थी। ये पॉइंट बहुत अंडररेटेड है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डेडलाइंस को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वहां पैसा, करियर, इज्जत सब दांव पे होती है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में हम सोचते हैं कि प्यार अपने आप बना रहेगा, बिना किसी स्ट्रक्चर के। लेकिन सच ये है कि रिश्ते भी उतनी ही मेहनत मांगते हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। कार्तिक ने आगे चलकर इस आइडिया को और गहराई से अपनाया। उसने अपने और नैना के बीच एक छोटा सा रिचुअल बना लिया। हर रविवार को रात को दोनों बैठकर पिछले हफ्ते की रिलेशनशिप रेट्रोस्पेक्टिव करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑफिस में प्रोजेक्ट रिव्यू होता है। क्या अच्छा गया, कहाँ कमी रही और अगले हफ्ते क्या बेहतर करना है। शुरू में ये प्रोसेस थोड़ा मैकेनिकल लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही दोनों को समझ आया कि ये छोटा सा रिचुअल उन्हें एक दूसरे के कितना करीब ले आया था, जितना वो सालों में भी नहीं आए थे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कार्तिक की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी है। किताब के आखिरी चैप्टर्स में उसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। स्कार्सिटी इफेक्ट। जब कोई चीज लिमिटेड होती है वो ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। ये इकोनॉमिक्स का नियम है, लेकिन ये इंसानी मनोविज्ञान पे भी लागू होता है। टाइम भी एक स्कार्स रिसोर्स है, और जब हम किसी काम के लिए लिमिटेड टाइम रखते हैं, वो काम ज्यादा जरूरी महसूस होने लगता है। यही है डेडलाइन का साइकोलॉजिकल पावर। कार्तिक ने इसे अपने दिमाग में आइसक्रीम थ्योरी नाम दे दिया। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम शॉप अगले हफ्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, तो क्या तुम आज ही जाकर आइसक्रीम नहीं खाओगे? बिल्कुल खाओगे, क्योंकि अब वो स्कार्स हो गई, लिमिटेड हो गई और इसलिए वैल्यूएबल हो गई। डेडलाइंस भी यही करती है। जब तुम किसी काम को डेडलाइन देते हो, तुम बेसिकली कह रहे होते हो कि इस काम के लिए टाइम लिमिटेड है, और इसीलिए तुम्हारा दिमाग उसे ज्यादा सीरियसली लेता है। कार्तिक ने ये अपने डेली टास्क पे लगाया। पहले वो अपनी टू डू लिस्ट में सिर्फ लिखता था, जिम जाना है, बिना किसी स्पेसिफिक डेडलाइन के। अब उसने हर टास्क के साथ एक स्पेसिफिक टाइम जोड़ना शुरू किया। आज शाम 6:30 बजे जिम जाना है। इस छोटे से बदलाव ने बहुत बड़ा फर्क डाला। जब डेडलाइन स्पेसिफिक थी, दिमाग उसे सीरियसली लेता था और कार्तिक वाकई जिम जाता, ना कि ये सोचता रहता कि बाद में चला जाऊंगा। किताब में एक और फैसिनेटिंग स्टडी थी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम्स के बारे में। वहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज हर दिन जिंदगी और मौत के फैसले लेते हैं, और उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। वहाँ एक कॉमन पैटर्न था। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स पहले तय करते हैं कि कौन सा पेशेंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, फिर उसे पहले ट्रीट करते हैं। ये प्रायोरिटाइजेशन बेहद अर्जेंट डेडलाइंस के अंडर होती है,
क्योंकि अगर सही पेशेंट को सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। यही सोच हमें अपनी जिंदगी में भी लानी चाहिए। हर रोज हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और हमें तय करना होता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। डेडलाइंस इस प्रायोरिटाइजेशन में मदद करती हैं। जिस काम की डेडलाइन सबसे नजदीक है वो आमतौर पर सबसे अर्जेंट होता है, लेकिन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसीलिए प्रायोरिटाइजेशन तब होती है जब तुम दोनों को एक साथ में देखो। कार्तिक ने ये अपनी लाइफ में लगाया। हर रोज सुबह वो 5 मिनट लेता अपने टास्क को छांटने के लिए, कौन से टास्क अर्जेंट हैं और उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट भी। जो टास्क अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों थे वो प्रायोरिटी नंबर 1 बनते। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट थे लेकिन अर्जेंट नहीं, उन्हें भविष्य के लिए स्केड्यूल कर देता। जो सिर्फ अर्जेंट थे लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, उन्हें जल्दी निपटा देता या किसी और को सौंप देता। और जो ना अर्जेंट थे ना इम्पोर्टेंट, उन्हें लिस्ट से ही हटा देता। इस सिंपल फ्रेमवर्क ने उसकी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। कार्तिक को याद है उसकी लिस्ट में करीब 15 टास्क थे, लेकिन जब उसने उन्हें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के हिसाब से बांटा तो सिर्फ 3 टास्क ऐसे निकले जो सच में दोनों कैटेगरी में आते थे। बाकी 12 टास्क सिर्फ उसके दिमाग में शोर मचा रहे थे, बिना असल वैल्यू दिए। उस दिन उसे समझ आया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। जो लोग हर छोटी छोटी चीज को अर्जेंट मानते हैं वो असल में सबसे ज्यादा थकते हैं और सबसे कम अचीव करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग हर रोज 5 मिनट रुक कर सोचते हैं कि असल में क्या मायने रखता है, वो कम समय में ज्यादा असरदार नतीजे लाते हैं। कार्तिक ने इस आदत को इतना पक्का कर लिया कि ये अब उसकी सुबह की चाय के साथ जुड़ी एक रस्म बन गई। चाय का पहला घूंट और साथ में दिन के 3 सबसे इम्पोर्टेंट टास्क की लिस्ट। 6 महीने बीत गए। कार्तिक अब पूरी तरह एक अलग इंसान था। उसके नोवेल फर्स्ट ड्राफ्ट तक पूरा हो चुका था। 63,000 शब्द। उसने वो कर दिखाया था जो वो 6 सालों से नहीं कर पाया था। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिल गई थी। अब वो सीनियर कॉपीराइटर था। बॉस ने पर्सनली बधाई दी। कार्तिक, पिछले 6 महीनों में तुमने जो बदलाव दिखाया है वो कमाल का है। तुम अब टीम के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो। नैना के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो गया था कि दोनों ने सगाई की बात शुरू कर दी थी। और सबसे जरूरी, कार्तिक अब खुद के साथ शांति में था। वो अब रात के 2 बजे पैनिक में प्रेजेंटेशंस नहीं बनाता। वो हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड को क्वालिटी टाइम देता था। वो अपने सपनों को अब किसी दिन के लिए नहीं टालता था। एक शाम कार्तिक अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में वही किताब। उसने फिर से पहला पन्ना खोला जहां लिखा था, डेडलाइंस पाबंदियां नहीं हैं, वो स्पष्टता देने वाली चीजें हैं। कार्तिक मुस्कुराया। 6 महीने पहले वो इस लाइन को समझ ही नहीं पाता, लेकिन अब उसे एग्जैक्टली पता था इसका मतलब। डेडलाइंस तुम्हें सीमित नहीं करती, वो हमेशा स्पष्टता देती हैं। वो बताती हैं क्या जरूरी है और क्या नहीं। वो तुम्हें फोकस करने पर मजबूर करती हैं। वो तुम्हारी बिखरी हुई एनर्जी को एक दिशा में समेट देती हैं, और जब एनर्जी फोकस्ड होती है तुम कमाल की चीजें अचीव कर सकते हो। कार्तिक की जर्नी से मिले सबकों को जल्दी से समेटते हैं। पहला सबक, बड़ी डेडलाइन को छोटी छोटी इंटरमीडिएट डेडलाइंस में तोड़ो, ये काम को मैनेजेबल बनाता है। दूसरा, पब्लिक कमिटमेंट करो, अपनी डेडलाइंस किसी और को भी बताओ, ये अकाउंटेबिलिटी बनाती है। तीसरा, फोर्सिंग फंक्शंस क्रिएट करो, ऐसी सिचुएशन बनाओ जहां एक्शन लेना ही पड़े। चौथा, बफर टाइम रखो ताकि क्वालिटी बनी रहे। पांचवा, वर्किंग बैकवर्ड्स करो, फाइनल डेडलाइन से पीछे की तरफ प्लान करो। छठा, फेल फास्ट माइंडसेट रखो, परफेक्शनिज्म में मत फंसो। सातवां, प्रेशर को थ्रेट नहीं चैलेंज की तरह देखो। आठवां, पर्सनल लाइफ में भी डेडलाइंस लगाओ, रिश्तों और सपनों के लिए भी। नौवां, स्कार्सिटी माइंडसेट अपनाओ, समझो टाइम लिमिटेड है। और 10वां, रोज अपने टास्क को ट्राइज करो, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों को साथ देखो। अगर तुम ये 10 सबक अपनी जिंदगी में उतार लो तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी दोनों बदल जाएगी। सच कहूँ तो हम में से ज्यादातर लोग कार्तिक जैसे ही हैं। हम टालते हैं, जरूरी काम को पीछे धकेलते रहते हैं,
सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन वो सही समय कभी अपने आप नहीं आता। जो आता है वो है डेडलाइन। और अगर तुम डेडलाइन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो तो तुम वो सब हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। वो नोवेल जो तुम लिखना चाहते हो उसे डेडलाइन दो। वो बिजनेस जो तुम शुरू करना चाहते हो उसे डेडलाइन दो। वो रिश्ता जो तुम बेहतर बनाना चाहते हो उसे भी डेडलाइन दो, क्योंकि डेडलाइन के बिना सपना सिर्फ सपना ही रहता है। डेडलाइन के साथ सपना हकीकत बनने लगता है। तो आज से, अभी से एक डेडलाइन बनाओ। जो भी काम तुम टाल रहे हो उसे एक स्पेसिफिक तारीख दो और फिर देखो कैसे मैजिक होता है। अगर तुम्हें कार्तिक की कहानी और ये लेसन्स वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हमेशा टाल मटोल करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ तुम आज कौन सी डेडलाइन बनाने वाले हो। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रोडक्टिव रहो और याद रखो डेडलाइन तुम्हारी दुश्मन नहीं, डेडलाइन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है।